ईरान और इसराइल के बीच 17 जून 2025 तक तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और पांचवें दिन भी दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष जारी है। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए, जबकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और सीवियर पनिशमेंट जैसे जवाबी हमलों के साथ पलटवार किया। इसराइल के हालिया हमलों में ईरान के सरकारी टेलीविजन स्टूडियो, एयरबेस और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। एक उल्लेखनीय घटना में ईरानी टीवी स्टूडियो पर लाइव प्रसारण के दौरान इसराइली मिसाइल गिरी, जिससे स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई और प्रसारण अचानक बंद हो गया। इस हमले में स्टूडियो को भारी नुकसान हुआ और कई कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। ईरान ने जवाब में इसराइल के तेल अवीव, यरूशलम और हाइफा जैसे शहरों पर 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 150 ड्रोन दागे, जिनमें से कुछ इसराइल के आयरन डोम रक्षा तंत्र को भेदने में सफल रहे। इन हमलों में इसराइल में कम से कम 8 लोगों की मौत और 592 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इसराइल के हमलों ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। 13 जून को शुरू हुए हमलों में इसराइल ने नतांज और फोर्डो जैसे प्रमुख परमाणु संयंत्रों, शाहरान तेल डिपो और मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के अनुसार इन हमलों में 224 से 406 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। तेहरान में एक 14 मंजिला इमारत पर मिसाइल गिरने से 60 लोग मारे गए, जिनमें 29 बच्चे शामिल थे। अलावा ईरान के 3 प्रमुख सैन्य कमांडर, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख आमिर अली हाजीजादे मारे गए। इसराइली दावों के अनुसार 9 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए, जिनमें डॉ. फेरेयदून अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद तेहरानची शामिल हैं। ये हमले ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को गंभीर झटका देने के लिए डिजाइन किए गए थे। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ये हमले ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को रोकने के लिए जरूरी थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी REC IAEA ने 12 जून को ईरान द्वारा परमाणु अप्रसार नियमों का उल्लंघन करने की चेतावनी दी थी। ईरान ने इन हमलों को बर्बर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने इसराइल को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी और कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ईरान ने इसराइल पर 13 जून की रात को 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे तेल अवीव में व्यापक तबाही मची। इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और पूरे देश में रेड अलर्ट जारी है। नागरिकों को बंकरों में शरण लेने के लिए कहा गया है। ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने इसराइल का समर्थन जारी रखा तो उनके समुद्री जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। इस संघर्ष का वैश्विक प्रभाव गहरा रहा है। तेल की कीमतों में 7% की वृद्धि हुई और ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 प्रति बैरल तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान हॉर्मूज की खाड़ी को बंद करता है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे वैश्विक महंगाई बढ़ेगी। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1337 अंक गिरकर 80,354 और निफ्टी 415 अंक गिरकर 24,473 पर बंद हुआ। रुपये में 56 पैसे की गिरावट के साथ यह 86.08 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इसराइल ईरान तनाव के कारण भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता खवानियन से तरह एक बड़ी चुनौती बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी तेज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो और भयानक हमले होंगे। ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को जल्दी छोड़कर तेहरान के लोगों से शहर खाली करने की अपील की। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने इसराइल के हमलों से खुद को अलग रखा। G7 देशों ने इसराइल का समर्थन किया, जबकि कतर, सऊदी अरब और ओमान ने इसराइल की कार्रवाइयों की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में UN की शीर्ष अधिकारी डी कार्लो ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की।
आईएईए ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई और कूटनीति को बढ़ावा देने की पेशकश की। भारत की स्थिति इस संघर्ष में तटस्थ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, जिसमें मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा हुई। भारत ने दोनों देशों से शांति और संयम की अपील की, लेकिन इसराइल और ईरान दोनों के साथ दोस्ताना संबंधों के कारण भारत की कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसराइल ईरान तनाव के कारण मोदी की 3 देशों की यात्रा का मार्ग बदलना पड़ा और उन्हें साइप्रस के रास्ते लंबा रास्ता अपनाना पड़ा। तेहरान में फंसे 1500 कश्मीरी छात्रों, ज्यादातर मेडिकल छात्रों, की सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है। भारतीय दूतावासों ने 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर इस युद्ध को लेकर ध्रुवीकरण स्पष्ट है। एक्स पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसराइल की सैन्य शक्ति की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने ईरान के जवाबी हमलों का समर्थन किया। एक पोस्ट में दावा किया गया कि इसराइल ने कार बम धमाकों के जरिए 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कई पोस्ट्स में इस संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से अमेरिका, फ्रांस, सिफिंग्स और ब्रिटेन के इसराइल के समर्थन के बाद। यह संघर्ष केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। इसराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए अस्तित्व का खतरा है, जबकि ईरान इसराइल को क्षेत्रीय अस्थिरता का स्रोत मानता है। दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी युद्ध अब खुले युद्ध में बदल चुके हैं और वैश्विक हस्तक्षेप के बिना इसका समाधान मुश्किल लग रहा है। तेल की आपूर्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव ने सभी देशों को सतर्क कर दिया है। आने वाले दिनों में इस संघर्ष का दायरा और बढ़ सकता है। कूटनीति और संवाद ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन दोनों पक्षों की आक्रामकता इसे कठिन बना रही है।